बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एमडी कैट का एक बड़ा ही मशहूर टॉपिक, जिस टॉपिक में से बहुत ही कमाल किस्म के एमसीक्यूज आते हैं और बच्चे इस टॉपिक को लेकर बड़े परेशान होते हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई लेक्चर पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का नहीं लिया होगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप फिर भी इसको बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ सकते हैं अगर आप लोगों को बेसिक चीजें, बेसिक फार्मूलाज अगर अच्छे तरीके से आ जाएंगे। सबसे पहले तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये 2 डायमेंशनल मोशन होती है। कौन सी मोशन होती है जी? 2 डायमेंशनल मोशन किसी भी बॉडी की जो कि अंडर द ग्रेविटी एंड इनर्शिया होती है। ये बच्चों किसके अंदर होती है? ग्रेविटी और इनर्शिया के अंदर होती है। किसी भी बॉडी की मोशन ग्रेविटी और इनर्शिया के अंदर जो होती है वो क्या कहलाती है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में क्योंकि इनर्शिया और ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो होती है ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करती है, ठीक है, जबकि जो इनर्शिया है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इनर्शिया इज नॉट अ फोर्स, ग्रेविटी एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है ना बॉडी के ऊपर। तो याद रखिएगा इनर्शिया जो है ये फोर्स नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होती है? 0 होती है। जबकि ग्रेविटी जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट करती है, तो वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स 0 नहीं है, बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वजह से वाई एक्सिस का जो एक्सेलरेशन होता है वो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन में देयर इज नो फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन भी क्या होता है बच्चों? 0 होता है। अब हम लोग यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 केस डिस्कस करेंगे बच्चों। एक प्रोजेक्टाइल का नाम होगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और दूसरा सिंपली प्रोजेक्टाइल है, जिसमें हम लोग ये चीज सीखेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी ये हमारे पास एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस है, ये देखें बच्चों, ये हमारे पास एक साइड पर एक्स एक्सिस है और दूसरी साइड पर बच्चों हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस है। हम क्या काम करते हैं? वाई एक्सिस से किसी पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होते हैं और एक बॉडी को जब हमने ऐसे थ्रो किया शुरू में, हम यहां से जब इसको कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी वी आई एक्स से हमने इसको थ्रो किया, अब हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया। अब ये प्रोजेक्टाइल बच्चों यहां से जब यहां जमीन तक पहुंचेगा तो ये कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा और कोई ना कोई ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करेगा। इस वर्टिकल डिस्टेंस को निकालने का फार्मूला होता है 1/2 GT का स्क्वायर और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है VIX into T। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला VIX into T होता है और वर्टिकल डिस्टेंस निकालने का फार्मूला 1/2 GT स्क्वायर होता है। और ये पहला केस है, ये केस नंबर 1 है। इस तरह के एमसीक्यू आपको नजर आया करेंगे। इसमें इसकी पहचान हमें कैसे होगी कि हम प्रोजेक्टाइल को जमीन से किसी पर्टिकुलर हाइट से पैरेलल ऑफ द अर्थ थ्रो करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे। तो जब भी प्रोजेक्टाइल को किसी पर्टिकुलर हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाएगा उस वक्त ये केसेस लगा करेंगे। उस वक्त ये बेसिकली हाइट है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये इसकी रेंज कहलाएगी, ये इसकी हाइट कहलाएगी। और उसके बाद बच्चों यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जब प्रोजेक्टाइल ने जमीन से आकर टकराना है तो जाहिर बात है इसकी टकराते वक्त कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला V इज इक्वल टू √V स्क्वायर x, ये जो ऊपर वाली हमारी वेलोसिटी है ये Vx ही है, प्लस V स्क्वायर y तो आता है, हम जब उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, तो V स्क्वायर Vx स्क्वायर जमा G स्क्वायर T स्क्वायर। यानी प्रोजेक्टाइल को मैं आपको कहता हूं कि सपोज करते हैं यहां से ना, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो टाइम पुट करें और जो वेलोसिटी से आपने उसको थ्रो किया वो वेलोसिटी पुट करें, तो ये जिस पॉइंट पर आके टकरा रहा है आप लोग उस पॉइंट पर इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। हाँ, अगर वो आप लोगों को इसी क्वेश्चन में रिजल्टेंट वेलोसिटी के ही फार्मूले में वो आपको टाइम ना देता, हाइट दे देता, तो बच्चों याद रखें तब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का फार्मूला होता है √V स्क्वायर x प्लस 2GH। ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्या कर लेने, याद कर लेने। ये हमारा केस नंबर 1 था, एक बात तो डन होगी। अच्छा, जब हम केस नंबर 2 की तरफ चलेंगे, इस केस नंबर 2 में हम प्रोजेक्टाइल, अब जो हम प्रोजेक्टाइल ड्रॉ करेंगे बच्चों वो प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह का है कि हमने प्रोजेक्टाइल को क्या किया, किसी एंगल पर, अर्थ से किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर थ्रो करने जा रहे हैं। ये देखें ऐसे। तो अब जब प्रोजेक्टाइल को हम जमीन से किसी पर्टिकुलर एंगल पर थ्रो कर रहे हैं तो जाहिर बात है बच्चों हम इसको किसी न किसी वेलोसिटी से ही थ्रो कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे कहता हूं जी लेट्स सपोज यहां पर जो
आपकी जो वेलोसिटी है वो कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी, जिस भी वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया है, एक मिनट, आपने इसको जिस भी वेलोसिटी से बच्चों यहां से क्या किया है, थ्रो किया है, ठीक है, ये आप लोगों की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये जमीन से किसी पर्टिकुलर एंगल से आप लोगों ने इसको थ्रो किया है। अब ये जो आप लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल होती है, इसका वो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अच्छा, और जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां पे कवर करती है इसको हम रेंज बोलते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। और प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक आने में जो टोटल टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। और अच्छा, यहां से एक और एमसीक्यू बनता है कि प्रोजेक्टाइल को टोटल यहां तक का टाइम कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक का टाइम। तो बच्चों याद रखिएगा ये टाइम जो है टोटल टाइम का हाफ होगा। तो प्रोजेक्टाइल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का टोटल टाइम इतना है, मगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक का टाइम कितना होगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 कट हो जाएगा, तो वो जस्ट आएगा वी आई साइन थीटा ओवर जी। अगर ऊपर आने का वी आई साइन थीटा ओवर जी है तो नीचे जाने का भी क्या होगा, वी आई साइन थीटा ओवर जी ही होगा। टोटल मिला के ये 2 vi साइन थीटा ओवर जी बनता है। तो ये प्रोजेक्टाइल का रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। फिर उसके बाद बच्चों याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल में जो किसी एंगल पर जब हम थ्रो करते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनते हैं। जो वी आई एक्स होता है वही वी एफ एक्स भी होता है, और ये बराबर होता है वी आई कोस थीटा के। मगर जो वी एफ वाई होता है वो वी आई वाई माइनस जी टी होता है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बराबर आता है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी के, ठीक है। तो जब किसी एंगल पर थ्रो करते हैं तो वी आई एक्स ये है, वी एफ वाई ये है। और हाँ, जब हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो याद रखिएगा इस पॉइंट पर वी आई वाई क्या होता है, 0 होता है। ये कुछ बातें हैं जो कि बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन की आप लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है। बाकी कुछ काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूलाज आएंगे, वो हम साथ साथ देखते जाएंगे, रेंज कब मैक्सिमम होगी। और एक बात का ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं आप लोगों को, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, ये जो एंगल होता था ना, ये एंगल आपको हमेशा जो दिया जाता था, ये एंगल विद द हॉरिजॉन्टल आपको दिया जाता था। अगर ये एंगल आपको वर्टिकल डायरेक्शन में दिया होगा तो आप पहले उस एंगल को 90 में से माइनस करेंगे, क्योंकि इन फार्मूलाज में जितनी दफा भी आपने एंगल को पुट करना है ये एंगल विद द हॉरिजॉन्टल है। अगर आपने उसको 90 में से माइनस नहीं करना तो आप साइन की जगह पर कॉस यूज कीजिएगा। बट मैं बच्चों को यही मशवरा दूंगा कि अगर उसने एंगल आपको विद वर्टिकल दिया हो क्वेश्चन में, जरा आपने गौर से पढ़ा करना है। अगर वर्टिकल से उसने एंगल बनाया होगा ना, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या काम करना है, उस एंगल को पहले 90 में से माइनस करना है, उसके बाद फार्मूलाज में पुट करना है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों हम शुरुआत करते हैं अपने एमसीक्यूज की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर बातें मेरी समझ आ रही है अच्छे तरीके से तो आप लोगों ने लाजमी इनको गौर से समझना भी है, सुनना भी है। और जो बच्चों को इस चैनल का नहीं पता आप उनको इस चैनल का भी बताएं। इसके अलावा मेरा अपना चैनल भी है फिजिक्स का गुरु, ठीक है। आप यूट्यूब के ऊपर लिखेंगे फिजिक्स का गुरु तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उसके ऊपर मेरे डिटेल्ड लेक्चर्स हर टॉपिक के एमडी कैट के पढ़े हैं। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आती तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नजर आ रहा होगा, आप उसके ऊपर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। लो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज को। हमारा पहला एमसीक्यू है, कहते हैं जी टू बॉडीज आर ड्रॉप्ड from different heights h1 and h2 the ratio of the time taken by them। ये प्रोजेक्टाइल का तो सवाल नहीं है, बट ये वैसे ही इक्वेशंस ऑफ मोशन से डील करते हैं। जब भी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो आपको पता है वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला होता था 5t स्क्वायर। तो यहां से नजर आ रहा है h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो h1 ओवर h2 किसके बराबर आ जाएगा, t1 ओवर t2 का होल स्क्वायर। तो बट हमें तो टाइम्स की रेशियो चाहिए। जब हमने टाइम्स की रेशियो निकालनी है तो हम कहेंगे दोनों साइडों पर अंडर रूट ले लें, t1 ओवर t2 बराबर आ जाएगा अंडर रूट h1 ओवर h2। तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी इस एमसीक्यू का आंसर बन गया चार्ली। फिर 3 बॉडीज ऑफ मैसेज 100 किलोग्राम, 75 किलोग्राम, 50 किलोग्राम आर रिलीव्ड फ्रॉम द सर्टेन हाइट। विच बॉडी विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट इफ द एयर फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड। एक तो एयर फ्रिक्शन इग्नोर्ड है बच्चों, याद रखिएगा जब बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो T इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो 2h ओवर g होता है। और यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये टाइम जो है हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये टाइम जो होता है ये टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है। दिस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ द बॉडी, लिहाजा ये बॉडी के मैस के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता। तो हम कहेंगे कि ऑल द बॉडीज विल रीच एट द सेम टाइम, डेल्टा आंसर है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, द ग्राफ रिलेट्स द मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉडी। कहता है वाई एक्सिस के ऊपर बताएं कौन सा
यानी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर कौन सा वेरिएबल होना चाहिए? पहला कहता है डिस्टेंस व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अच्छा, अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो कहता है कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो ये चीज उसका अगर यहां पर डिस्टेंस लगा दें। अच्छा, फिर कहता है एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल, स्पीड व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, स्पीड व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल। अच्छा, पहले तो आप ये देखें, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, स्पीड की ही बात करता हूं, तो अगर आप लोग यहां पे थोड़ा गौर से देखें, मुझे बताएं, जब आप लोग बॉडी को जब वो फॉलिंग एक वो बॉडी है, ठीक है, वो फ्रीली फॉल कर रही है, ऐसे नीचे को आ रही है, तो बच्चों आप लोगों को पता है कि अगर मैं इधर यहां पे वीटी ग्राफ लूंगा तो वीटी ग्राफ की स्लोप आपको एक्सेलरेशन देती है। क्या देती है? एक्सेलरेशन देती है। तो मुझे ये बताएं कि जो एक्सेलरेशन है इस पॉइंट पर, ये स्लोप जब निकालेंगे तो ये थीटा तकरीबन सपोज करें 45 डिग्री आता है, और यहां पे जब स्लोप लेते हैं तो थीटा 0 डिग्री आता है, तो ये स्लोप जो है यहां पर क्या आती है? मैक्सिमम आती है। इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? मैक्सिमम है। और इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों? मिनिमम आएगा या 0 आएगा। इसका मतलब है कि अगर एयर रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल ना हो, यानी एयर रेजिस्टेंस मौजूद हो, तो बॉडी नीचे आती है। सारी बात है, अगर एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड होगी तो आपको पता है उसका तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा, और जब एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं की जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन पहले से लेस हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपको ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या करता जा रहा है? टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता जा रहा है फॉलिंग बॉडी का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि, और जो स्पीड होती है आपको पता है फॉलिंग बॉडी की, वो तो इंक्रीज करती है। तो अगर यहां पे डिस्टेंस होगा तो पहली बात है ये ग्राफ डिस्टेंस के लिहाज से तो बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि स्पीड अगर ये डिस्टेंस होगा, यहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो स्पीड होती है, और ये ग्राफ की जो स्पीड है वो मिनिमम हो रही है। इस अगर यहां पे डिस्टेंस लें वाई एक्सिस पर तो ग्राफ की स्लोप डिक्रीज करेगी, यानी स्पीड डिक्रीज करेगी। हालांकि फॉलिंग बॉडी की तो स्पीड इंक्रीज कर रही होती है, तो डिस्टेंस तो बन ही नहीं सकता। उसके बाद स्पीड, अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो स्पीड आपको पता है उसकी इंक्रीज होनी है तब भी, और उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्रेविटेशनल होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं बन सकती। तो सिर्फ एक डेल्टा ऑप्शन ही हमारी इस चीज को पूरा कर रही है कि अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी तो जो उसका एक्सेलरेशन है वो पहले से क्या हो जाएगा? लेस देन जी हो जाएगा। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो इसका मतलब है ये डेल्टा ऑप्शन हमारी इस चीज को पूरा कर रही है। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद अ वेलोसिटी v नोट, इट रीच अ हाइट h, इफ वी विशेस टू डबल द मैक्सिमम हाइट देन द बॉल बी थ्रोन विद द वेलोसिटी। देखें बच्चों, आपको पता है कि उसने सवाल दे दिया कि हमने जब उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया ना, तो हमने उसको वेलोसिटी v नोट से थ्रो किया। कहता है अगर हम लोग क्या काम करते हैं? हाइट को डबल कर देते हैं। अब हाइट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, मगर क्योंकि उसने यहां पर थीटा की बात नहीं की हुई तो इट इज अंडरस्टूड कि यहां पे अभी h का v स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो v का अंडर रूट h के साथ क्या रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर आप हाइट को डबल कर देंगे तो स्पीड पहले से अंडर रूट 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर है अल्फा। Next, a stone is thrown upward from the top of a 59.4 meter high cliff with an upward velocity component of 19.6 meter per second. Upward velocity component of 19.6 meter per second. How long is the stone in the air? बच्चों देखें, सबसे पहले एक स्टोन है, उसको थ्रो किया गया है अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड उस स्टोन को थ्रो किया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 59.4 मीटर हाई क्लिफ। ठीक है, ये एक क्लिफ है, कोई भी सपोज करें, तो उसको वो इतनी हाई है। कहते हैं विद एन अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट, उसको जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया है वो वेलोसिटी है 19.6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आगे कहता है बताएं ये स्टोन कितनी देर एयर में रहेगा? बच्चों, ये स्टोन कितनी देर एयर में रहेगा? अब सबसे पहली बात तो ये, जब हमने इसको ऊपर को थ्रो किया है, ठीक है, तो ऊपर को इसको 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर को थ्रो किया है। अब ना बच्चों इसको जरा समझें आप बड़े गौर से। देखें, क्वेश्चन में ना उसने आपको ये बोला था कि ये एक क्लिफ है, सपोज करें ना, ठीक है, ये क्या है? एक क्लिफ है। अच्छा, इसकी जो हाइट है वो आपको उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दी है कि वो हाइट कितनी है बच्चों? वो हाइट आप लोगों को दे दी गई है जी 59.4 मीटर। ठीक हो गया। अच्छा, अब
यहां से आपने क्या काम किया, इस बॉल को ऊपर को फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड से, तो इस पॉइंट पर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ए जो होगा माइनस जी होगा। उसके बाद जाहिर बात है वो कहता है कि इसको ये कितनी देर तक हवा में रहेगा। तो देखिए जब बच्चों आप लोगों ने इसको अपवर्ड थ्रो किया है, ठीक है, तो उसके बाद अब इसने क्या काम करना है, इसने बच्चों पूरा ऊपर से जाकर इसने ऐसे, ठीक है, ऊपर इसको थ्रो किया जब, तो ये क्लिफ से, ठीक है, तो इसने क्या करना है यहां से, अब यहां पे इसको मैं डायग्राम को थोड़ा यहां पे बनाता हूं कि पहले ऊपर को जाएगा ऐसे इतना, फिर उसके बाद इसने वापस नीचे को आना, ये टोटल टाइम आपको चाहिए। अब इस टोटल टाइम को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम ये ऊपर जाने का टाइम तो निकाल लें यार, हम इस डेटा से पहली इक्वेशन लगाते हैं, VF इज इक्वल टू VI माइनस GT लगेगा। यहां से बच्चों अब VF तो 0 हो जाएगा, तो T जो है वो बराबर आ जाएगा VI ओवर G। VI है 19.6 और G है 9.8, तो बच्चों आपका आंसर आ गया 2 सेकंड। इसका मतलब है ये 2 सेकंड लेगा ऊपर तक जाने में। एक बात तो डन होगी, मगर इसने वापस जमीन पर भी तो आना है ना, तो जाहिर बात है जमीन पर आके टकराएगा तो फिर ही वो एयर, मतलब कहते हैं कितनी देर एयर में रहेगा, तो अब इसने जमीन पर आना है भाई वापस। अब जब जमीन पर वापस आना है तो अब इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, वो टाइम और ये वाला टाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम बन जाएगा। अच्छा, अब इस टाइम को कैसे कैलकुलेट करें, जब इसने ऊपर से नीचे आया तो एक बात तो डन है, यहां पे VI 0 होगी, ठीक है। दूसरा, अब यहां की जो टोटल हाइट है ये हमें नहीं पता, हमें ये टोटल हाइट ये निकालनी पड़ेगी, इसको मैं स्मॉल h का नाम दे देता हूं। अब मैं क्या काम करता हूं, यहां तक अगर आप गौर से देखें ये क्लिफ थी, ये यहां तक की जो हाइट है वो तो हमारे पास है, इसका मतलब मैं अगर ये ऊपर वाली हाइट निकाल लूंगा ना तो मेरे पास ये टोटल h भी आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने ये ऊपर वाली हाइट कैसे निकालनी है, इस ऊपर वाली हाइट को निकालने के लिए दोबारा इसी डाटा को मैं यूज करके थर्ड इक्वेशन लगाता हूं, -2GH इज इक्वल टू V स्क्वायर, h तो 0 हो गया तो माइनस V स्क्वायर I बचा। तो यहां से अब VI तो हमारे पास है, तो मैं यहां से क्या काम करता हूं, ये स्मॉल, ये H प्राइम इसको नाम देते हैं, मैं ये H प्राइम निकालूंगा, वो आएगा V स्क्वायर ओवर 2G। तो बच्चों मैं जब यहां से H प्राइम कैलकुलेट करूंगा ये आ जाएगा 19.6 मीटर, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप यहां से, और ये नीचे वाली हाइट है 59.4 मीटर, 59.4 मीटर, ठीक है। तो अब देखें ये 59.4 मीटर ये है, 19.6 मीटर ये है, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो बच्चों ये टोटल बन जाएगी 79 मीटर। तो ले जी आपकी ये टोटल हाइट बन गई 79 मीटर। अब यहां का टाइम आपने निकालना है, T इज इक्वल टू √2H ओवर G लगाएं, तो आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों 2 इंटू 79 डिवाइडेड बाय 9.8 से आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा √16 विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब 4 सेकंड बच्चों इसके ये हैं जो नीचे आने में लगे और 2 सेकंड इसको ऊपर जाने में लगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 6 सेकंड का टोटल टाइम हो गया। तो बच्चों इसको टोटल कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगे हैं बच्चों इसको वापस आने में, ठीक मतलब हवा में रहने में इसको 6 सेकंड लगे हैं। इस तरह का न्यूमेरिकल भी है था, आप लोगों ने शायद पहले भी कभी जिंदगी में इत्तेफाक हुआ तो पढ़ा, बहरहाल कोई बात नहीं, ऐसे आ जाते होते हैं कई दफा थोड़े से जिसमें आपको थोड़ा टेक्निकली होकर चलना पड़ता है। इसके बाद बच्चों फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर two stones whose masses are in ratio 1:2 are thrown, one straight up and other straight down with the same speeds taking ideal conditions। तो भाईजान बात सुने, याद रखिएगा आप बॉडीज को जिस भी स्पीड से फेंकते हैं बॉडी उसी स्पीड से आगे जमीन से टकराती है, आपकी ये फ्रिक्शन तो वैसे ही इग्नोर है, तो बोथ विल हैव द सेम स्पीड व्हेन दे हिट द ग्राउंड। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। तो बच्चों 3 डायमेंशनल मोशन मतलब जिसमें एक्स वाई जी तीनों डायरेक्शंस आ सकती हैं। तो पहला फ्लाइंग काइट, काइट हाँ पतंग जो है वो आप लोगों को पता है वो 3 डायमेंशन में तो उड़ती है, तो मेरा ख्याल इसका आंसर अल्फा ही बनेगा, बाकी ऑप्शन आप पढ़ के देख लें, ठीक है। स्नूकर बॉल की मोशन 1 डायमेंशनल है, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी की 1 डायमेंशनल है, मोशन ऑफ अ कार अलोंग स्ट्रेट रोड ये भी 1 डायमेंशनल, तो अल्फा ही आंसर है। अब बॉडी इज रन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी, द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, कहता है बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बच्चों वेलोसिटी इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, एंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज v स्क्वायर ओवर 2g, 4 भी ऑप्शन करेक्ट बननी है। देखिए वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब आप बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर जाके एक्सेलरेशन 0 तो होता ही नहीं है, वो तो g के बराबर होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गई। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, चलो आप मुझे खुद बताओ भाई वेलोसिटी तो मैक्सिमम हो नहीं सकती, ये भी गई। वेलोसिटी 0 ये बात सही है, और हाइट हम थर्ड इक्वेशन से निकालते हैं ये भी सही है। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 0 नहीं, ये भी नहीं सही, तो आपका आंसर है चार्ली।
नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट अ सर्टेन प्लेस इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय। बच्चों रेंज को हम मालूम करने के लिए हमें स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की जरूरत होती है। रेंज का फार्मूला आप लोगों को पता है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। उसके लिहाज से आप इसको देख लें। A projectile is thrown horizontally from horizontally, a word देख रहे हैं, horizontally from a 490 meter high cliff with the velocity of 100 meter per second. The time taken by the projectile to reach the ground. अब मेरी बात सुने, सबसे पहले हम अगर इसके डायग्राम को ड्रॉ करना चाहें तो बेसिकली इसकी डायग्राम कुछ यूं बनेगी कि ये अगर ये देखें हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। हमने प्रोजेक्टाइल को यहां से 490 मीटर की हाइट से 490 मीटर की हाइट से हॉरिजॉन्टली किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी वी एक्स से 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसको थ्रो किया और वैसे ही जमीन तक आई। कहते बताओ ये जमीन तक आने में कितना टाइम लेगी। अब जमीन तक आने का जो इसका टाइम होगा वो होगा वर्टिकल डिस्टेंस, आपको पता है ये एच होगा। अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस मैं इसको एच बोलूंगा तो एच इज इक्वल टू 1/2 जीटी स्क्वायर, तो टी बराबर आएगा √2h/g। तो बच्चों यहां से जब मैं टाइम निकालूंगा तो 2h/g, तो देखिए आपके पास h की वैल्यू कितनी है 490। तो जब आप 2 को 490 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास 980 आंसर आएगा। और आप जब इसको 9.8 से डिवाइड कर देते हैं आपका आंसर 100 आ जाता है। कितना आंसर आ जाता है 100। तो बच्चों जब आपके पास ये 100 आ जाएगा और टाइम आपको पता है 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 सेकंड होता है, तो आपका आंसर जो है वो 10 सेकंड आ गया। तो एक बात डन है कि जब भी आप लोगों ने हॉरिजॉन्टली जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें और आपने टाइम निकालना हो तो वो टाइम जो है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जस्ट और जस्ट बच्चों किसके ऊपर डिपेंड करता है, एच की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब एच आपके पास है वैल्यू पुट करके आप लोग टाइम निकालेंगे वो 10 सेकंड आंसर आ जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कहते हैं इनमें से कौन सी ऐसी है, अ गैस फिल्ड बलून, यस ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल नहीं है। इसके बाद व्हेन वी किक अ स्टोन, कहते हैं जब आप एक स्टोन को क्या करते हैं, किक करते हैं, वी गेट हर्ट इट हैपेंस ड्यू टू, कहता है वो किसकी वजह से ऐसा होता है, ड्यू टू रिएक्शन फोर्स होता है। ये कल भी पढ़ा था। टू बॉल्स प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द वर्टिकल एंड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटीज, द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स। अच्छा जरा वर्ड पे गौर करें, दो बॉल्स हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री वर्टिकल के साथ उनको थ्रो किया गया विद वर्टिकल। तो अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल 30 डिग्री होगा, इसका एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स, अच्छा T1/T2 किसके बराबर होगा, इसको मैं ना θ1 कह देता हूं और इसको मैं क्या कहता हूं θ2। तो T1/T2 आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2vi sin θ डिवाइडेड बाय g। तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin θ आएगा, तो sin θ1/sin θ2। अब sin θ1 कितना है, बेसिकली वो वर्टिकल से एंगल था, यहां पर तो हम हॉरिजॉन्टल पर एंगल पुट करते हैं तो उसका एंगल है 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 60 डिग्री। sin 30 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है, 60 डिग्री √3/2 होता है। ये 2 से कर देगा तो आपका आंसर बचेगा 1/√3। सो योर आंसर इज डेल्टा। अब आप देख रहे हैं ना मैंने कितना टेक्निकल इसको खेला, बस आपको ऊपर मैंने बताया था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के एंगल का। इसके बाद नेक्स्ट, a projectile is thrown at an angle theta with the x-axis. During its upward flight, the angle of the velocity vector with x-axis, हाँ जी, कहते हैं प्रोजेक्टाइल को आप किसी एंगल के ऊपर थ्रो करते हैं तो उसका जो एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी, द एंगल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, तो बच्चों आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर का जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से क्या करता रहता है, ओवरऑल डिक्रीज करता जाता है। ये देखें कैसे, अगर आपको याद हो मैंने तब भी ये डायग्राम बनाई थी, देखें इसका एंगल ये इस वक्त इतना है, ठीक है। उसके बाद जब यहां पर देखेंगे तो उसका एंगल ये इतना है, यहां पर देखेंगे तो वो एक्स एक्सिस के वैसे ही पैरेलल होगी, तो एंगल में क्या आ रहा है, डिक्रीज ही तो आ रहा है। तो एंगल डिक्रीज करता जा रहा है वेलोसिटी वेक्टर का, ये वेलोसिटी वेक्टर का एंगल क्या करता जा रहा है बच्चों, डिक्रीज करता जा रहा है। फिर अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री टू द वाई एक्सिस, इट्स वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, उसकी वेलोसिटी बताएं मैक्सिमम हाइट पर कितनी होगी। अच्छा अब देखें, प्रोजेक्टाइल को आप लोगों ने जब थ्रो किया है 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तो एक बात तो डन होगी, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल होगा, और उसको जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है वो वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो कहता है बताएं हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहली बात तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है बच्चों आपको पता है वो बराबर होती है vi cos थीटा, क्योंकि साइन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी तो जीरो हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर फॉर्मूला होता है vi cos थीटा। अब vi है 10 और जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा 30 डिग्री।
अब cos 30 डिग्री आपको पता है बच्चों कितना होता है, √3/2 जो कि 0.8666 होता है। तो जब मैं उसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 8.10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 8.66 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। सो योर आंसर इज अल्फा। वेरी नाइस एमसीक्यू। इसके बाद 4 प्रोजेक्टाइल्स आर लॉन्च्ड एट एंगल 13 डिग्री, 27 डिग्री, 33 डिग्री, 57 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बताएं रेंज किसकी मैक्सिमम होगी। याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम होती है जब थीटा 45 डिग्री का होता है। अब अगर आपको क्वेश्चन में थीटा 45 डिग्री ना दिया हो, आपको थीटा बच्चों 45 डिग्री नहीं दिया होगा, तो आप देखेंगे 45 डिग्री के करीब तरीन कौन सा आंसर है। जो 45 डिग्री के करीब तरीन आंसर बनता है आप वो लगाएंगे। अब करीब तरीन जो है वो 33 भी आता है, 57 भी आता है, 45 से पीछे जाएं 33 आता है, आगे जाए 57 आता है। तो ये दोनों चीजें आपको कंफ्यूज करती है, आप चुप करके आंसर डेल्टा लगा दीजिएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके बच्चों, तो हमारा आंसर क्या बन गया, डेल्टा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, अ प्रोजेक्टाइल राइजिंग टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर सच दैट द, कहते हैं प्रोजेक्टाइल है उसकी हाइट है 20 मीटर, सच दैट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 14 डिग्री विद द वर्टिकल, व्हाट कैन बी द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बच्चों पहली बात, अगर वर्टिकल से उसका एंगल 14 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल से उसका जो एंगल होगा वाओ वो होगा 90 डिग्री माइनस 14 डिग्री, आंसर आ जाता है 76 डिग्री। हाय, ये 76 डिग्री से भी आपको एक बात याद आएगी कि 76 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्टाइल की रेंज और हाइट एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो याद रखिएगा अगर उसकी हाइट 20 मीटर है तो उसकी रेंज भी कितनी होगी बच्चों, 20 मीटर ही होगी। ये एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल भी है और ये 76 डिग्री आता है टेंजेंट इनवर्स 4 से, अगर आपको याद हो तो। लो बच्चों इसका आंसर है 20 मीटर। इसके बाद कहता है एक मिसाइल है उसको फायर किया गया है 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ 30 डिग्री के एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर। तो कहता है द मिसाइल इज एयरबोर्न फॉर, अब देखें एक मिसाइल उसको फायर किया गया 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये नहीं वही बात 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और वेलोसिटी दी गई है उसको कितनी 98.98 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहता है द मिसाइल इज एयरबोर्न फॉर, कितने टाइम के लिए वो हवा में रहेगा बच्चों, टी इज इक्वल टू फार्मूला 2VI साइन थीटा ओवर जी लगाएं। तो बच्चों आप देखें T इज इक्वल टू 2VI जो है 98 है, साइन थीटा जो है उसने आपको बोल दिया 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जो होता है वो आपको पता है 1/2 होता है, और जी जो होता है ये 9.8 होता है, 2 से कटा ये, ठीक है। तो 98 डिवाइडेड बाय 9.8 बच गया। तो ये जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 10 सेकंड आ जाएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा बच्चों अल्फा। इसके बाद कहता है एक फुटबॉल प्लेयर है will throw a football at maximum vertical distance if the angle of projection, कहता है एक फुटबॉल प्लेयर क्या काम करता है, वो एक फुटबॉल को मैक्सिमम फुटबॉल को थ्रो करता है एट मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, यानी मैक्सिमम हाइट तक उसने उसको ड्रॉप किया। तो कहता है बताएं किस एंगल के ऊपर ऐसा होगा। बच्चों हाइट का फार्मूला होता है जो उसमें आपको नजर आता है कि हाइट जो होती है वो साइन स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि हाइट उस वक्त मैक्सिमम होगी जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है मेरे प्यारे बच्चों 1 होती है। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 90 डिग्री बन जाता है। तो हमारा आंसर 90 डिग्री बन गया। अच्छा मेरी बात सुने, मैं यहां पर ना जो आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूं, मैं इनमें ना पेन इसलिए चला रहा हूं क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं, तो आप इनको इतने अच्छे तरीके से समझें कि आप एमसीक्यूज को डायरेक्टली देखते साथ जुबानी सोल्व कर सकते हो, फिर जिंदगी में सुकून आएगा। इसके बाद बच्चों द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला VI स्क्वायर आपको पता है, VI स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी होता है। तो साइन 2 थीटा जो होता है वो आपको पता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। तो वो जब हम उसकी जगह पर पुट कर देंगे तो अल्फा आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्टली रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों याद रखिएगा H इज इक्वल टू GT स्क्वायर ओवर 8 होता है। इसी तरह रेंज और हाइट के दरमियान का फार्मूला R इज इक्वल टू, एक मिनट, ये एक तो H का फार्मूला था, एक फार्मूला आप पढ़ते हैं वो थीटा इज इक्वल टू, मैं आपको याद करवाता हूं, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4H ओवर R। तो अगर मैं यहां पे थोड़ा गौर से देखूं तो मैं कह सकता हूं 4H इज इक्वल टू R टेंजेंट थीटा। ये रेंज और हाइट का रिलेशन है, ये हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान का रिलेशन है। ये आप लोगों को रिलेशन जुबानी आने चाहिए, ठीक है, ये बहुत यूज होने हैं। तो ये हाइट का जो फार्मूला बनता है वो GT स्क्वायर ओवर 8 बनता है। नेक्स्ट, a ball is projected at 15 degree if the horizontal range is 20 मीटर। तो कहते हैं इसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी, रेंज इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन
2 थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी का 15 डिग्री का मतलब है 30 डिग्री हो जाएगा टोटल। ये साइन 30 डिग्री 0.5 होता है। वी आई आपके पास कितनी है वो आपने निकालनी है। जी आपके पास बच्चों 10 होगा। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर 20 आ जाएगा। अब इसको खुद ही कैलकुलेट कर लें, आसान है, ये मुश्किल नहीं है। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल लॉन्ग एट 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज आर, एट व्हाट अदर एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इट्स रेंज विल बी आर। हाँ जी, तो याद रखिएगा जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनके ऊपर रेंजेस इक्वल होती हैं। अब आपको नहीं पता वो एंगल कितना होगा, आप इसको 90 डिग्री के इक्वल पुट कर दें तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। तो बच्चों जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 53 डिग्री। तो एक बात तो डन है, जिन एंगल्स के ऊपर जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनके ऊपर रेंजेस इक्वल होती हैं। तो बात खत्म। इसका आंसर बच्चों कितना बन जाएगा 53 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू, 2 balls आर थ्रोन एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ओके डन, विद द सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ द हाइट्स। हाइट, तो हाइट जो होती है वो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो h1 ओवर h2 बराबर होगी साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन, या साइन स्क्वायर थीटा कह लें, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। पहली बात ये ऊपर बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही, और नीचे बनेगा आपको पता है जब भी साइन के आगे 90 माइनस थीटा आएगा तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1। तो बच्चों आपका एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा अल्फा। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन टू मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर। एक पर्सन ने बच्चों का काम किया, एक स्टोन को थ्रो किया है मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर। The greatest height with which the same condition to which he can make the stone to rise। देखें, अब आपके पास पहली बात मैक्सिमम रेंज दे दी गई है 100 मीटर। अब आपने निकालनी है हाइट। क्या निकालनी है बच्चों, याद रखिएगा जो मैक्सिमम रेंज होती है ना वो 4 टाइम्स हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के बराबर होती है। ये हम हाइट और रेंज के रिलेशन से डिराइव भी कर सकते हैं इसको। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4h ओवर आर आपको बता के आया था ना मैं, तो वहां पे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h ओवर आर आएगा। तो थीटा जब आपको पता है 45 डिग्री होता है तो रेंज मैक्सिमम होती है, टेंजेंट 45 डिग्री 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला 4h बनता है। तो अगर आपने h निकाल लिया तो मैक्सिमम रेंज को 4 पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैक्सिमम रेंज को जब आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम रेंज अगर 100 है तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 मीटर। इसके बाद 2 प्रोजेक्टाइल्स ऑफ द सेम मास विद द सेम वेलोसिटीज आर थ्रोन एट एन एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो विद द हॉरिजॉन्टल, देन व्हिच विल रिमेन सेम। बच्चों अगर आपको बताया था 30 डिग्री और 60 डिग्री, और जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनके ऊपर रेंजेस क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो आंसर है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। Particle A is dropped from a height and another particle B is projected in the horizontal direction with the speed of 5 meter per second from the same height। तो बच्चों याद रखिएगा, अभी आपको मैंने बताया था कि टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी वेलोसिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो एक को ड्रॉप किया उसकी वेलोसिटी 0, एक को थ्रो किया, भाई ड्रॉप करो या थ्रो करो टाइम उनको सेम ही लगेगा नीचे आने में। तो आंसर है बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या कहता है, वो कहता है फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा एंड 45 डिग्री प्लस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो। बच्चों याद रखिएगा जिन एंगल्स का सम 90 होता है रेंजेस इक्वल होती है, दोनों को आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जो एंगल्स का सम है एक, यानी जितना आपको पता है एंगल को एक्सीड करवाया उतना ही फॉल करवाया, ये एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो उनके ऊपर रेंजेस इक्वल ही होती है। तो आंसर है 1:1। द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। देखिए प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होती है उसका फार्मूला होता है मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू कोस थीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है हाईएस्ट पॉइंट पर, ये एक्स से मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू कोस थीटा होती है। अब उसने बोल दिया हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम का क्या है, यानी या इनिशियल का, इनिशियल स्पीड से मुराद मैक्सिमम स्पीड ही होता है, मैक्सिमम स्पीड का हाफ है। अगर ये हाफ ऑफ मैक्सिमम है तो ये वी मैक्स इधर ही रहा और ये साथ में आ गया बच्चों कोस थीटा, ये कट गया तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। किस एंगल के ऊपर कोस की वैल्यू 1/2 होती है, तो वो एंगल होता है 60 डिग्री। A missile is fired for maximum range with an initial velocity 20 मीटर पर सेकंड, g की वैल्यू इतनी है, द रेंज बताएं। बच्चों रेंज का फार्मूला आप लोगों को पता है वी आई स्क्वायर ओवर मैक्सिमम रेंज उसने बोल दिया तो वी स्क्वायर ओवर
2g फार्मूला बनेगा। क्या फार्मूला बनेगा? v स्क्वायर ओवर 2g। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे अल्फा आंसर आ जाएगा। A missile is fired with 98 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वेलोसिटी भी दे दी गई है, एंगल भी दे दिया गया है। इट रीच अ मैक्सिमम हाइट। बच्चों हम लोगों ने हाइट का फार्मूला निकालना है। हाइट का फार्मूला वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g लगाएं और बच्चों जिंदगी में सुकून हासिल करें। ठीक है, ये लगा दीजिएगा तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, आ प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम रेंज ऑफ 2000 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट? तो वही बात, अगर आपने हाइट निकालनी है तो आप मैक्सिमम रेंज को किस पर डिवाइड कर देंगे? 4 पर डिवाइड कर देंगे, तो बच्चों आपका आंसर 500 मीटर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कहता है? कहता है 2 balls projected at 30 डिग्री एंड 60 डिग्री with the vertical axis having same initial velocities, the ratio of their heights। बच्चों ये एमसीक्यू पहले भी आया था इससे रिलेटेड और मैंने आपको बता दिया इसका आंसर 4 बनेगा। पहले भी हम इससे रिलेटेड कर चुके हैं एमसीक्यू। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, अ स्टोन थ्रोन एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, पी क्यू आर एस टी इज इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। इसका पी क्यू आर एस टी इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ओके, दीज पॉइंट्स डिनोट द पोजिशन ऑफ द स्टोन आफ्टर सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टी इज द हाइएस्ट पॉइंट रीच्ड। द डिस्प्लेसमेंट्स पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस टी। बच्चों याद रखिएगा पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अगर यहां पे टाइम इंटरवल्स भी सेम है तो बच्चों जो उनके हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। तो इसका आंसर है 4। इसके बाद बच्चों ये ई कैट के पेपर में भी एमसीक्यू आया हुआ है, बहुत मशहूर एमसीक्यू है। कहता है कि इन अ कंपटीशन फील्डर्स आर रिक्वायर्ड टू थ्रो द क्रिकेट हार्ड बॉल बॉल एज फार एज पॉसिबल अंडर आइडियल कंडीशंस। द ऑप्टिमम फॉलोइंग एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, कहता है व्हाट शुड दिस एंगल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड बी? स्ट्रॉन्ग विंड्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ थ्रो, स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ थ्रो। भाई विंड जो मर्जी चले उसकी जो रेंज है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर है 45 डिग्री इन बोथ केसेस, जिस डायरेक्शन में मर्जी वो चल रही है। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ सर्टेन इनिशियल स्पीड। बच्चों एक बॉल है उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया इनिशियल स्पीड के साथ। अनदर बॉल ऑफ द सेम मैस इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जीज। बच्चों पहली बात तो याद रखें, द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आप ये फार्मूला जुबानी याद रख लें। हाईएस्ट पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा होती है। अब यहां पर उसने आपको बोल दिया है पहली बॉल है जिसको आप लोगों ने क्या किया बच्चों? वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है। अच्छा, अब हमने पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो निकालनी है। पी एनर्जी 1 ओवर पी एनर्जी 2 इज इक्वल टू, यहां पे आएगा साइन थीटा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2 का स्क्वायर। अच्छा, अब पहला वाला उसको पहले बॉल को उसने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, उसका एंगल हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, वो साइन 90 डिग्री का स्क्वायर। अच्छा, और दूसरे को कहते हैं कि 60 डिग्री पर थ्रो किया वर्टिकल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, का स्क्वायर। साइन 90 तो 1 होता है, साइन 30 1 ओवर 2 होता है, उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ओवर 4 हो जाएगा, तो ऊपर जाके वो 4 ओवर 1 हो जाएगा। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर अल्फा बन जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज थ्रोन विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम द डिपार्चर टू द अराइवल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको पता है मोमेंटम जो होता है वो P इज इक्वल टू एम वी एक्स होगा ना हॉरिजॉन्टल का। तो हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी ही कांस्टेंट रहती है, तो डेल्टा पी एक्स जो होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो क्या होता है? 0 होता है। तो आपकी एमसीक्यू का आंसर है 0। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज 6 किलोमीटर। व्हाट विल बी द रेंज इफ इट इज लॉन्च्ड एट 90 डिग्री? पहली बात है 90 डिग्री तो रेंज में डबल एंगल होता है ना 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा यानी साइन 180 डिग्री तो 0 होता है, तो रेंज बच्चों उसकी 0 किलोमीटर आ जानी है। सिंपल था ये। The range of the projectile is at 60 degree with the vertical is r. At what angle with the horizontal? Its range will not be r. बच्चों
अब उसने बोला विद द हॉरिजॉन्टल, वो 30 डिग्री पे भी बन सकती है, 60 डिग्री भी पॉसिबल हो सकता है, 45 डिग्री के ऊपर जो रेंज है वो कभी भी वो 60 डिग्री वाली नहीं हो सकती। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? बीटा। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज दिस, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितनी होगी? बच्चों रेंज का फार्मूला वही v स्क्वायर ओवर 2g, बात खत्म। v की मैग्नीट्यूड जब आप इसकी लेंगे तो वो √4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर बनेगा, वो बन जाएगी 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, नीचे 2 है और g की जगह पर 9.8 पुट करें तो आपका आंसर 2.4 मीटर के करीब आ जाएगा, तो आपका आंसर अल्फा बन जाएगा। फॉर अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन इनटू स्पेस विद द स्पीड v, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज दिस, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। द रेंज विद द वर्टिकल, यानी ये हाइट है, ये रेंज है, ये हाइट है। तो कहते बताओ द एंगल विच द प्रोजेक्टाइल मेक्स विद द वर्टिकल इनिशियली, वर्टिकल से एंगल बताएं। अच्छा पहली बात तो अगर आप थोड़ा गौर से देखें, ये प्रोजेक्टाइल की एक रेंज है और एक बच्चों क्या है? हाइट है। उसने कहा फॉर अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन इनटू द स्पेस विद द स्पीड v, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज दिस, हाइट इज दिस। हम क्या काम करते हैं? इन दोनों को इक्वल करें जरा। अगर आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो √3 v स्क्वायर ओवर 2g बराबर आ जाएगा v स्क्वायर ओवर 8g। हाँ, इक्वल करने से तो आप देखें बच्चे कई दफा इस करते हैं ना एंगल निकालने के लिए, क्या इक्वल करोगे यार, ये तो कट जाएगा, ये से कट जाएगा, इसे कट जाएगा, क्या कुछ भी नहीं बनेगा। अच्छा फिर आपने क्या काम करना है? अब आप क्या काम करें बच्चों, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4h ओवर r, बस ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना। जब भी हाइट और रेंज दी है तो यही फार्मूला यूज करना है एंगल निकालने के लिए। अब इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करें, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4, यहीं पर h जो आप लोगों को दे दिया गया है वो दे दिया गया है v स्क्वायर ओवर 8g, जबकि रेंज आपको दे दी गई है √3 v स्क्वायर ओवर 2g। ठीक है, अब v स्क्वायर ओवर g से कट गया, 4 इस 8 से कटा, इधर 2 बच गया, तो ये बना टेंजेंट इनवर्स, ऊपर बन गया 1/2, नीचे बन गया √3/2, ये 2 इस 2 से कट गया, तो आपके पास आंसर बचा टेंजेंट इनवर्स 1/√3। जो टेंजेंट इनवर्स 1/√3 है बच्चों, वो आप लोगों को पता है 30 डिग्री होता है। तो ये तो एंगल जो आया है ये आया है विद हॉरिजॉन्टल, मगर हमें कौन सा एंगल चाहिए? हमें वर्टिकल से एंगल चाहिए, तो वो वर्टिकल से एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो बस देख लो बच्चे सारे एमसीक्यू सोल्व कर रहे थे, मगर उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उनको जो है ना वो इस मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है कि एमसीक्यू आसान था बट वर्ड गौर से नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से एमसीक्यू गलत कर बैठते हैं। उसके बाद द मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। अगर 45 डिग्री वर्टिकल के साथ है तो हॉरिजॉन्टल से भी 45 डिग्री होगा, परेशान नहीं होना। इफ एयर इज अज्यूम्ड टू बी एब्सेंट, अच्छा एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट होगी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम अलोंग वर्टिकल, और वर्टिकल में तो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। आगे एक एमसीक्यू आया था जिसमें हॉरिजॉन्टल वाला था, हॉरिजॉन्टल में तो चुप करके आपने आंसर चेंज इन मोमेंटम 0 लगाना है, मगर वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज हो रहा होगा तो चेंज इन मोमेंटम 0 थोड़ी होगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स टू द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन इज गिवन बाय। देखें अब जब प्रोजेक्टाइल, इसकी मैंने डायग्राम पहले से बच्चों बना दी, देखें अगर आप गौर से देखें, ये प्रोजेक्टाइल को जब आप थ्रो करेंगे ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर इसकी डायरेक्शन अप है और यहां पर इसकी डायरेक्शन डाउन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपको पता है उसका चेंज इन मोमेंटम क्योंकि वो सेम है, चेंज इन मोमेंटम 0 आ जाएगा, मगर वर्टिकल कंपोनेंट में इसकी डायरेक्शन ऊपर को है, इधर डायरेक्शन नीचे को है। चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मुझे बताएं जो यहां पे ये आएगा, हाँ अब देखें मोमेंटम का फार्मूला होता है mv, मगर यहां पर जो मैं कहूंगा फाइनल मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम वो बराबर होगा बच्चों mv कितना, फाइनल ये है ना, नीचे को है, ये फाइनल है, तो ये मैं माइनस इसलिए लगाऊंगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी पहले से ऑपोजिट होगी, माइनस mv sin 45 डिग्री, जबकि इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो mv sin 45 डिग्री होगा। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस है, ये भी माइनस, तो आंसर आ जाएगा -2mv sin 45 डिग्री, ठीक है। -2mv यही बनाने sin 45 डिग्री आपको पता है बच्चों वो कितना होता है 1/√2 होता है, तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास आया -2mv 1/√2।
अब जो ये 2 होता है, आपको पता है मैं इसको दो दफा लिख सकता हूं, √2 वो एक √2 इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर बचेगा -√2 mv। मगर उसने मैग्नीट्यूड की बात की तो आंसर होगा √2 mv। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, अ स्टंटमैन प्लान्स टू रन अक्रॉस अ रूफटॉप एंड देन हॉरिजॉन्टली ऑफ इट टू द लैंड ऑन द रूफ ऑफ द नेक्स्ट बिल्डिंग। द रूफ ऑफ द नेक्स्ट बिल्डिंग इज 100 मीटर बिलो द फर्स्ट वन and 2 meter away from it. The minimum rooftop speed for the successful jump is। क्वेश्चन अगर आप थोड़ा गौर से समझेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। देखें क्वेश्चन में आप लोगों को उसने बेसिकली ये बोला है, ये डायग्राम मैंने यहां पे बनाई है, इसको जरा समझिएगा बच्चों। ये ना हमारे पास यहां पर एक स्टंट मैन है यहां पे, ठीक है जी। इसने क्या काम किया है, ये एक रूफ टॉप से क्या कर रहा है बच्चों, रन करता आ रहा है ऐसे, ये यहां से ऐसे रन करता आ रहा है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली उसने इस लैंड को लीव किया है और उसके बाद उसने यहां से जंप करते करते कहां पर आना है, इस रूफ की टॉप पर आना है, ठीक है। और ये जो रूफ है उसने बोल दिया द रूफ ऑफ द नेक्स्ट बिल्डिंग इज 100 मीटर बिलो, यानी ये जो हाइट उसने आपको दे दी है ये 100 मीटर नीचे को आया है, ठीक है। एंड 2 मीटर अवे फ्रॉम इट, और इसे जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का है। अब 2 मीटर अवे है और 100 मीटर उसकी हाइट है। कहता है बताएं ये यहां से किस वेलोसिटी से जंप करे कि ये इस बिल्डिंग तक आसानी से पहुंच सकता है। अब अगर आप लोग थोड़ा गौर से देखें तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ये जो डायग्राम बना दी गई यही डायग्राम में सारा कॉन्सेप्ट था। पहली बात तो ये केस नंबर 2 नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन का केस नंबर 1 है। और आप लोगों को पता है केस नंबर 1 में मैंने आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला बताया था, Vx × t, ये फार्मूला होता है। अब Vx तो यहां पर हमें क्वेश्चन में उसने खुद यहां पर नहीं दिया, वो हमने मालूम करना है, ठीक है। ये x है हमारे पास और t का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है √2h/g होता है। तो बच्चों अगर मैंने Vx निकालना होगा तो Vx बराबर आएगा, ये x यहीं पर है, ये उधर जाके उल्ट जाएगा तो ये बन जाएगा g/2h, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर आप गौर से देखें 2 मीटर है और h की वैल्यू आपको दी हुई है 100 मीटर। क्या ख्याल है, जो आपके पास x की वैल्यू है ये 2 मीटर है, h की वैल्यू कितनी है 100 है। g की जगह पर आप 10 पुट करें, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो बच्चों आपका आंसर जो है वो 0.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 3 किलोमीटर। टेक्निकल एमसीक्यू है, कहता है जब प्रोजेक्टाइल को आप लोगों ने 45 डिग्री के एंगल पर फेंका है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उसकी जो रेंज है वो 3 किलोमीटर है। कहता है उसकी रेंज कितनी होगी जब हम क्या काम करेंगे, उसको इस कंडीशन के ऊपर थ्रो किया, यानी उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल के अलोंग वो क्या है, सेम है, यानी उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है। तो बच्चों एक बात तो यहां पर डन है कि अगर उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट सेम है तो उसका भी एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री। और इसके ऊपर भी रेंज क्या होती है आपको पता है, इस एंगल का ये भी एंगल 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री, दोनों का सम 90 है। जिन एंगल्स के ऊपर सम 90 होता है रेंज क्या होती है, इक्वल होती है। तो लिहाजा अगर पहले 3 किलोमीटर थी तो अभी कितनी होगी, 3 किलोमीटर होगी। तो आंसर है डेल्टा। बड़ा टेक्निकल एमसीक्यू था, मैं आपको पहले बताया। इसके बाद एन एरो इज शूट इनटू एयर, इट्स रेंज इज 20 मीटर, ओके, एंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड्स, और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहता है 5 सेकेंड्स है। देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एरो इज, बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, हमने क्या काम करना है, पहले तो रेंज का फार्मूला बताएं। रेंज, अच्छा कहता है रेंज जो है वो 20 मीटर है, ओके, उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 5 सेकेंड है। अच्छा, जी की वैल्यू से दे दी, कहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बताना है आप लोगों ने। वही फार्मूला आप लोगों को पता है, जो R इज इक्वल टू होगा वो बराबर होगा Vxt। तो बच्चों जो Vx है वो बराबर आ जाएगा R/t के। तो ये 20/5, तो आपका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। A body of mass 3 किलोग्राम is thrown with a velocity, a body of mass 3 किलोग्राम is thrown with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 डिग्री with the vertical। अगर वर्टिकल से एंगल 60 डिग्री है तो एक बात तो डन है, हॉरिजॉन्टल से जो उसका एंगल होगा वो कितना होगा बच्चों 30 डिग्री होगा। कहते हैं इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट, मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू mv cos थीटा, बस बात खत्म। अब m आपके पास 3 है, वेलोसिटी आपके पास 5 है,
ठीक है, और जो थीटा है आपके पास वो 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से। तो जब बच्चों आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ईच स्टेप इज 2 मीटर हाई एंड 2 मीटर वाइड। जी की वैल्यू इतनी है, देन द बॉल विल स्ट्राइक द nth स्टेप वेयर n इज इक्वल टू। बच्चों अगर इस टाइप का एमसीक्यू आ जाए तो इसका शॉर्टकट मैंने एक साइड पर लिख दिया, बस आप इसको याद रखें। अगर ये थोड़ा सा हाई लेवल का है बट आप इसको याद रख लें, 2v स्क्वायर h ओवर g ब्रेथ का स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है। यहां पे पुट करें, जितनी उसकी विड्थ है वो यहां पे पुट करें, जितनी उसकी हाइट है वो यहां पे पुट करें, v भी दिया हुआ है तो आपके पास n की वैल्यू 10 आ जाएगी। A body is projected at an angle of 30 degree with the vertical having momentum p। अच्छा, अब देखें प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया वर्टिकल के साथ, तो पहली बात हॉरिजॉन्टल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, हमें ये चाहिए। कहता है व्हाट विल बी द मिनिमम मोमेंटम ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मोमेंटम मिनिमम होता ही हाईएस्ट पॉइंट पे है और वो बराबर होगा mv cos 60 डिग्री। तो ये इसको mv को p लिख दें, p cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो आपका बच्चों आंसर जो है वो p/2 आ जाएगा। तो योर आंसर इज ब्रावो। बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद द इनिशियल वेलोसिटीज इन द रेशो। अच्छा, ये वेलोसिटीज की रेशो है और एंगल्स ये दे दिए आपको। अब आपको याद होगा ये ना, ये एक एंगल अल्फा दूसरा 90 माइनस अल्फा है। मैंने अब यहां पे वेलोसिटीज की भी बात कर दी, एंगल्स की भी बात कर दी, तो h1/h2 बराबर होगा v1/v2 का होल स्क्वायर और साथ में साइन थीटा 1/sin थीटा 2 का भी क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। अब साइन अल्फा होगा तो वो ऊपर साइन अल्फा होगा, नीचे साइन 90 माइनस अल्फा जो होगा वो कोस अल्फा होगा। साइन अल्फा और कोस अल्फा टेंजेंट होता है तो टेंजेंट का स्क्वायर आ जाएगा यहां पर। तो और ये v1/v2 कितना है, 3/2 का स्क्वायर, और यहां पे बच्चों आ जाएगा टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर बन जाएगा 9/4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो आपका बच्चों जो आंसर है वो अल्फा है, 9/4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसके बाद द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बच्चों टाइम जो होता है आपको पता है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके फार्मूले में। तो ये उस वक्त मैक्सिमम होगा जब थीटा मैक्सिमम होगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, थीटा 90 डिग्री आएगा। अ ग्लास मार्बल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टेबल फॉल्स एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। ओके, इफ द हाइट इज दिस h, कहता है वेलोसिटी क्या होगी। बच्चों वही फार्मूला आपको पता है, x इज इक्वल टू होगा vt, तो v बराबर होगा x/t। x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, t होता है √2h/g, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा x × g/2h। तो बच्चों आपकी इस एमसीक्यू का आंसर है बीटा, ये हमने पहले भी किया है जैसा। इसके बाद बच्चों कहते हैं दो प्रोजेक्टाइल्स हैं a और b, उनको हम लोगों ने θ1 और θ2 एंगल पर थ्रो किया है विद वेलोसिटी v और 2v के साथ। द बॉल्स कवर द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिफोर रिटर्निंग टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, यानी उनकी रेंजेस भी सेम होंगी। इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल इज 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ b कितना होगा। बच्चों पहली बात, रेंज का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, v² sin 2 θ/g होता है ना। अच्छा, अब va जो है वो कहते हैं लेट्स सपोज इनिशियल वेलोसिटी को उसने u बोल दिया है, थीटा जो है वो ये है। अच्छा, va जो है वो 2v और vb जो है बच्चों वो v है, जबकि जो दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल है उसका जो एंगल उसने दे दिया आपको वो दे दिया है 30 डिग्री कि 45 डिग्री। अच्छा, अब बच्चों इसमें ना थोड़ा सा आप एक चीज पे गौर करें, ये इसमें मैंने एंगल 45 डिग्री पुट कर दिया, बट हम इसको यहां पे 30 डिग्री इसके लिए अलग से सोल्व करते हैं। देखें, कहते हैं दो प्रोजेक्टाइल्स हैं a और b, उनका एंगल है θ1 θ2 हॉरिजॉन्टल के साथ और स्पीड इतनी है, उनकी रेंजेस इक्वल है। पहली बात, अगर रेंज a की और रेंज b की क्या है, इक्वल है, तो रेंज ऑफ a का फार्मूला होगा va का स्क्वायर sin 2θa/g इज इक्वल टू v² b sin 2θ। अच्छा, a की जगह पर 1 लिखे क्योंकि मैंने θ1 θ2 बोला, डिवाइडेड बाय g, g से कटा, va जो है बच्चों वो v है, वो आ गया v², और sin 2θ1, θ1 कितना है 30 डिग्री। जब आप यहां पे 30 डिग्री पुट करेंगे तो 30 डिग्री इंटू 2 60 डिग्री होगा, तो यहां पे आ जाएगा v² sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री v² sin 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब vb जो है वो 2v है,
तो 2v का स्क्वायर और जो साइन 2 थीटा 2 है, ये आप लोगों ने बेसिकली थीटा 2 तो मालूम करना है। अच्छा, अब ये बन जाएगा साइन 60 होता है √3/2, ये v स्क्वायर यहीं पर रहने दें, ये बन जाएगा 4v स्क्वायर साइन 2 थीटा 2। अच्छा, v स्क्वायर से कटा, ये 4 इधर आगे 2 से मल्टीप्लाई होगा, √3/8 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 2 आया। साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो 2 थीटा 2 बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स √3/8। और जब बच्चों हम यहां पे थीटा 2 निकाल लेंगे तो वो बराबर आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स √3/8। तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर बन गया डेल्टा। अगर 45 डिग्री का एंगल होता तो बच्चों फिर ये आंसर बनना था इसका 1/2 साइन इनवर्स 1/4, फिर बीटा बन जाना था। ये 45 डिग्री के लिहाज से सोल्व किया हुआ है। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट, अ ग्रास हॉपर कैन जंप अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर if it continue to jump in this manner spending negligible time on the ground, then the speed with which the grasshopper jump approximately। बच्चों आप लोगों को मैक्सिमम डिस्टेंस उसने दे दिया है, आपने उसकी स्पीड बतानी है। ठीक है, उसने जंप किया है मैक्सिमम डिस्टेंस का, यानी ये रेंज आपको दे दी है 1 मीटर। कहता है अब अगर वो इसी मैनर में अपना जंप कंटिन्यू करता है तो कहता है बताएं उसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखें R इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर g बनेगा। क्या ख्याल है, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर दी ना, मैक्सिमम डिस्टेंस का उसने जो जंप लगाया आगे, तो बच्चों तो यहां से v बराबर आ जाएगा √gr के। अब रेंज 1 है तो ये √g बच गया 9.8, और √9.8 जो होता है बच्चों ये तकरीबन बराबर आ जाएगा 3.16 के। सो योर आंसर इज चार्ली। फिर उसके बाद कहता है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट डिक्रीजिंग स्पीड निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, वेयर विल द एरोप्लेन बी व्हेन द बॉल रीच द ग्राउंड। बच्चों पहली बात, एयर रेजिस्टेंस जब आप लोगों ने निगलेक्ट कर दी है तो होगा क्या कि जो कहता है एक बॉल है उसको ड्रॉप किया है एक एरोप्लेन से और वो हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट डिक्रीजिंग स्पीड के ऊपर फ्लाई कर रहा था। ठीक है, निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, वेयर विल द एरोप्लेन बी व्हेन द बॉल रीच द ग्राउंड। तो बच्चों जारी बात है एरोप्लेन तो आगे को निकल गया होगा और जो बॉल है वो क्या करेगी, एरोप्लेन जो है कहता है वेयर विल द एरोप्लेन व्हेन द बॉल रीच द ग्राउंड। तो बच्चों आपको पता है जब वो आगे को जा रही थी हॉरिजॉन्टली तो होगा क्या कि हॉरिजॉन्टली उसका इनर्शिया, बॉल का जो इनर्शिया होगा वो क्या करेगा, वो उसको आगे को लेकर जाएगा। और एरोप्लेन की तो स्पीड पहले से क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो जब उसके अंदर से बॉडी ने निकलना है उसके बाद उसका इनर्शिया उसको आगे लेके आना है और ग्रेविटी ने नीचे लेके आना है, तो वो होना क्या है कि बॉल आगे निकल जानी है और एरोप्लेन ने क्या रह जाना है, पीछे रह जाना है। तो आपका आंसर है बिहाइंड द बॉल। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है कि एक एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली इस स्पीड के साथ, हाइट उसकी 50 मीटर है। कहता है व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये पॉइंट ए से वर्टिकली इस जगह पर है। कहता है एक बॉडी को ड्रॉप किया गया इसमें से और बॉडी जो है वो जमीन के ऊपर आके पॉइंट बी पर टकराती है। तो कहता है ये ए बी की वैल्यू क्या होगी, ये आप लोगों ने बतानी है। तो बच्चों मेरी बात सुने, वही बात, आपके पास एच की वैल्यू कितनी दे दी है, 50 मीटर दे दी गई है। वी आपको कितना दे दिया गया है, 100 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया। इसको आप लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला होता है Vx इंटू टी। अब टी निकलेगा √2h/g से। तो बच्चों हम कह सकते हैं Vx √2h/g। अब आप लोगों ने h की वैल्यू भी पुट कर देनी, g की वैल्यू भी पुट कर देनी। Vx आपके पास है, जब आप इसको बच्चों पुट कर देंगे आपका आंसर अल्फा आ जाएगा। A body is projected with kinetic energy K at an angle 45 degree with the vertical. Its kinetic energy at the highest point. पहली बात, हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा होती है। तो बस अब देखिए, कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल को जब आपने थ्रो किया उसकी काइनेटिक एनर्जी K है, ओके, और उसका जो एंगल है वो 45 डिग्री है। cos 45 डिग्री 1/2 होता है, उसका स्केल लेंगे तो वो बच्चों 1/2 बन जाएगा। तो जो हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो K/2 आ जाएगी। सो योर आंसर इज चार्ली। अ प्लेयर हिट्स अ फुटबॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम when which comes flying towards him with a velocity of 10 meter per second. If
The impact lasts for 1/50 second and the ball bounces back with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड. What is the average force? बच्चों फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी ओवर टी. डेल्टा पी यहां पर जब वो टकराकर वापस आ रहा है बाउंस बैक होकर तो चेंज इन मोमेंटम होता है -2 mv डिवाइडेड बाय टी आ गया. अब -2 यहीं पे रहने दे, m 0.5 है और v जो है वो 10 है और जो t है बच्चों वो कितना है आपके पास 1/50 है. तो 0.5 से 2 से गया 50 ऊपर जाएगा तो ये आंसर बन जाएगा -500 न्यूटन. तो ये रिटार्डिंग फोर्स लगेगी तो आंसर आएगा ब्रावो. नेक्स्ट कहता है जी अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 50 किलोग्राम इज शॉट वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड. आफ्टर 5 सेकंड इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स. Okay, one of which having a mass of 20 kilogram is traveling vertically upward with the velocity of 150 meter per second. What is the velocity of the other fragment at that instant? लो जी, माशाल्लाह कितना अजीबोगरीब सवाल दे दिया. चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है. देखें कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसका मास 50 किलोग्राम है, उसको वर्टिकली अपवर्ड ऐसे शूट किया गया है. ठीक है, ओके 50 किलोग्राम इसका मास है और इसको 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या किया गया है, ऊपर को थ्रो किया गया. 5 सेकंड गुजरने के बाद सपोज करिए यहां पर आ गया और यहां पर आके बच्चों वो क्या हो गया है, एक्सप्लोड हो गया है 2 फ्रेगमेंट्स में. अच्छा यहां से ये 2 फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोड हो गया है. ठीक है, अच्छा अगली बात ये कहता है वन ऑफ विच ऑफ मास, उनमें से एक का मास 20 किलोग्राम है तो जाहिर बात है दूसरे का कितना होगा, 30 किलोग्राम ही होगा. कहता है जो 20 किलोग्राम वाला है ना वो अपवर्ड जा रहा है 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ. कहता है बताओ इस वाले फ्रेगमेंट की वेलोसिटी क्या होगी. तो भाई पहली बात तो आप मुझे ये बताएं, जब ये यहां पर पहुंचा है 5 सेकंड गुजरने के बाद तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है, पहले आपको सबसे इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. इस 50 किलोग्राम वाले ने जब 5 सेकंड के बाद यहां पे पहुंचना है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी. आपको फार्मूला पता है vf इज इक्वल टू vi माइनस gt लगेगा क्योंकि बॉडी ऊपर को आई है, vi है 100 माइनस g 10 है और t है 5. तो बच्चों आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब इस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है इस वक्त वो कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड है. अच्छा अब देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है कि टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू दोनों फ्रेगमेंट्स के मोमेंटम्स का सम. ठीक है, अब टोटल मास कितना था 50, टोटल वेलोसिटी कितनी थी जो फाइनल वेलोसिटी आई है उसकी वो आई है 50 इज इक्वल टू m1 है 20 और उसकी वेलोसिटी है 150 जबकि m2 है 30 और उसकी वेलोसिटी आपने मालूम करनी है. तो ये बन जाएगा 2500 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 3000 प्लस 30 v2. ये जब इधर आएगा तो बच्चों ये माइनस हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा -500 इज इक्वल टू 30 v2. तो ये 0 0 से गया और -50 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ गया v2. तो बच्चों यहां से क्लियरली नजर आ गया जो v2 आपके पास आएगा वो बराबर आ जाएगा -15 मीटर पर सेकंड की. तो जस्ट आपने यहां से कैलकुलेशन करनी है तो बच्चों आपके पास जो आंसर आ गया वो -15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, वो चार्ली बन जाएगा ये. ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 2 किलोग्राम इज फायर्ड एट 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड दिस, व्हाट इज द मिनिमम मोमेंटम वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्टाइल. तो बच्चों वही P इज इक्वल टू mv cos थीटा, बात खत्म. मैस भी है, v भी है और एंगल भी हॉरिजॉन्टल से दिया 60 डिग्री पुट कीजिएगा आपका आंसर डेल्टा आ जाएगा. अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द काइनेटिक एनर्जी के इट्स रेंज इज 400 मीटर. ठीक है, उसकी रेंज कितनी है बच्चों 400 मीटर है, 400 किलोमीटर है. कहता है मिनिमम इट विल हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कवरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बाद बच्चों मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है हाईएस्ट पॉइंट पर. कौन से पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट. और हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वो टोटल रेंज का हाफ होगा. तो टोटल रेंज का जो टोटल रेंज 400 है तो हाफ कितना होगा 200 किलोमीटर होगा. इसके बाद कहता है एक फाइटर जेट फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ at a height of 500 meter above the ground release a bomb when the target 4 kilometer ahead is sighted. At what speed must the jet be flying in order to hit the ground? अब बच्चों अगर आप इस एमसीक्यू को थोड़ा गौर से देखें, एक फाइटर जेट जो है वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर. उसने 4 किलोमीटर दूर अपना एक टारगेट देखा. ठीक है, 4 किलोमीटर उसने दूर अपना क्या देखा, एक टारगेट देखा है. कहता है बताएं किस स्पीड के ऊपर वो क्या काम करेगा, जेट को
फ्लाई करवाएगा कि वो जाके टारगेट से टकरा सके। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, ये आपके पास 4 किलोमीटर रेंज है और जो हाइट है आपके पास वो इतनी है, तो वही बात, फार्मूला क्या था, R इज इक्वल टू वी एक्स, यानी जो वेलोसिटी आपने देनी है इनटू टाइम। 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, तो ये भी 4 किलोमीटर ही होगा ना बेसिकली, ये 4 किलोमीटर है यहाँ पे टारगेट, तो यहां से आपने उसको ऐसे थ्रो करना है, किस वेलोसिटी फेंकेंगे, उसकी किस वेलोसिटी फेंकेंगे वो 4 किलोमीटर से नीचे आए। तो बच्चों आपके पास R तो 4 किलोमीटर है, टाइम आप निकाल लेंगे तो वो कैसे निकलेगा, वी एक्स टाइम का फार्मूला 2h/g। अब आपके पास h भी है, तो आपने क्या काम करना है, वी एक्स निकालना है, तो R इंटू जी ओवर 2h करें, तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। इससे रिलेटेड हमने पहले भी एमसीक्यू किया हुआ है। इसके बाद कहता है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच रेंज एंड हाइट बिकम इक्वल टेंजेंट इनवर्स 476 डिग्री। A shell is fired at an angle of 45 degree above the ground with an initial velocity of 50 meter per second. It will hit the ground after what time? बच्चों T is equal to 2vi sin theta over g, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगाएं, आपका आंसर आ जाएगा अल्फा। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट इज मिनिमम नॉट जीरो ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और सॉरी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल तो जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल तो मौजूद रहता है ना। उसके बाद कहता है ये प्रोजेक्टाइल्स हैं, उनके 4 एंगल्स हैं, कहता है द रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज उस एंगल के ऊपर मैक्सिमम होगी जो 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री नहीं होगा, 45 डिग्री के करीब तरीन आंसर 37 डिग्री है। इसके बाद टू इंप्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड, अ लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ, क्योंकि रेंज 45 डिग्री पे मैक्सिमम होती है तो 45 डिग्री के ऊपर उसको करना पड़ेगा। अब प्रोजेक्टाइल हैज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 140 मीटर, बताएं उसकी हाइट कितनी होगी, h इज इक्वल टू मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाय 4। 3 एमसीक्यू पहले भी इस तरह के किए हैं बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 35 मीटर। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, उसका फार्मूला आप लोगों को पता है 2vi स्क्वायर ओवर g, साथ में sin 2 थीटा, sin 2 थीटा को ओपन करो ये बन जाएगा। R इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा, कहते थीटा बताओ, वही फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4h ओवर r। हमने फार्मूला ये याद रखा हुआ है, मास्टर फार्मूला इसका, टेंजेंट इनवर्स यहीं पर, 4h यहीं पर, r की जो वैल्यू है वो है 4√3h, 4 से कटा, r से कटा, h से कटा, तो टेंजेंट इनवर्स 1/√3, 1/√3 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सो योर आंसर इज अल्फा। इसके बाद बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, अ गैस फिल्ड बलून पहले भी आया। प्रोजेक्टाइल मोशन इज, आपको पता है 2 डायमेंशनल मोशन होती है। कहते हैं एक पार्टिकल कवर करता है 50 मीटर डिस्टेंस व्हेन प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ, तो कहते हैं ऑन द सेम सरफेस इट विल कवर अ डिस्टेंस व्हेन प्रोजेक्टेड एट डबल स्पीड। बच्चों आपको पता है जो रेंज होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप स्पीड को डबल कर देंगे तो रेंज जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 200 मीटर। A ball is thrown upward and it returns to the ground, describing a parabolic path. तो कहता है बताओ इसमें से कौन सी चीज ऐसी है उसकी पूरे ट्रेजेक्टरी के दौरान जो कांस्टेंट रहेगी, वो हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट रहता है। इन द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी इट्स, हाँ जी याद रखिएगा टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। A man projects a coin upward from the gate of a uniformly moving train. The path of the coin for the man will be, बच्चों उसका पाथ होगा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ही होगा, उसकी वजह क्योंकि जब मैन ने टॉस किया है कॉइन को, कॉइन जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी अचीव करेगा और वो ऊपर को मूव करेगा, मगर और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी क्या करेगा, बट आल्सो रिक्वायर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड द मैन इन द ट्रेन इज सेम, क्योंकि वो बंदा मूविंग कंडीशन में है, बॉल भी मूव कर रही है, वो भी मूव कर रही है, तो लिहाजा वो उसको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी ही शो होगी और उसको सिर्फ पैराबोलिक पाथ नजर नहीं आएगा। हाँ अगर कोई बंदा बाहर होगा जमीन के ऊपर, उसको कौन सा पाथ नजर आएगा, पैराबोलिक पाथ नजर आएगा। नेक्स्ट, द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, कहता है बताएं उसकी काइनेटिक एनर्जी जमीन से टकराने से पहले कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों आपको पता है जो होगी वो बराबर हो जाएगी, फार्मूला तो नहीं लगेगा क्योंकि ये तो हाईएस्ट पॉइंट का आप लोगों ने पढ़ा हुआ ना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इनटू कोस के थीटा। अब कई बच्चे ना पहले फार्मूला लिखते हैं जिस तरह मैंने लिखा ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। ओ भाई क्वेश्चन तो गौर से पढ़ो, कहते हैं जब आपने उसको इनिशियली लॉन्च किया इस एनर्जी के साथ, तो कहते हैं जमीन से आगे टकराएगी। भाई बॉडी जिस वेलोसिटी से या जिस काइनेटिक एनर्जी से थ्रो की जाती है प्रोजेक्टाइल को, वो उसी से आगे टकराता है, तो आंसर इज डेल्टा। In a projectile motion, the velocity is perpendicular to the acceleration at any instant, क्योंकि acceleration gravity के अंदर होता है और velocity जो होती है वो आपको पता है वो क्या नाम है टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, डेल्टा आंसर है। The time required by the projectile to reach maximum height, वो फार्मूला पता है h is equal to gt square over 8। तो बच्चों यहां से जब आप लोग t निकाल लेंगे तो t बराबर आ जाएगा √8h/g।
अल्फा आंसर बन जाएगा। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, बच्चों प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा जीरो होता है, शुरू में बताया था मैंने आपको। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट अ सर्टेन प्लेस इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये पहले भी आया है। कहता है प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के ऊपर थ्रो किया, रेंज इतनी है, वेलोसिटी कितनी होगी, रेंज का फार्मूला लगाएं, वेलोसिटी आ जाएगी, डेल्टा आंसर आएगा। एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फायर किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ विद द स्पीड दिस, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर की गई है 4 सेकंड के बाद। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगाएं, t इज इक्वल टू 2vi sin थीटा ओवर g, तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा, v यहां से निकाल लीजिएगा तो वो आंसर आ जाएगा चार्ली 50 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद कहता है एन एरो इज शॉट इनटू एयर, इट्स रेंज इज 400 मीटर एंड इट्स टाइम इज दिस, जी इतना कहता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा, फार्मूला भी बनाया था, r इज इक्वल टू vx इनटू t, तो बच्चों यहां से आप लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने, पहले भी इस तरह के 3 एमसीक्यू सोल्व किए हैं। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 6000 मीटर एंड इट्स पीक पॉइंट इज 3000 मीटर हाई। हाउ फार हॉरिजॉन्टली इज द पीक पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो बच्चों याद रखिएगा जितनी पॉइंट वो कितना कहता है, हाउ फार हॉरिजॉन्टली इज द पीक पॉइंट कितना ऊपर होगा, जितनी उसकी हाइट होगी, तो आंसर है 3000 मीटर। ये तो सिंपल सा था। इसके बाद अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट P एंड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, द हाईएस्ट पॉइंट रीच्ड इज T, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन बच्चों आपको पता है ग्रेविटेशन होता है, वो हर जगह पे सेम रहता है, आंसर डेल्टा था। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट 45 डिग्री विद द वेलोसिटीज, बच्चों वेलोसिटी का फार्मूला, रेंज का फार्मूला पुट करें, थीटा भी दिया हुआ, वेलोसिटी भी दी, आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहता है जी कि ये प्रोजेक्टाइल्स की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, इससे रिलेटेड पहले भी आया कि देखिए इन एंगल्स का सम 90, जिन एंगल्स का बच्चों आप लोग देखें ना जी 90 वाली को बात छोड़ें, वो आप लोगों को याद होगा ना, मैंने आपको बताया था पहले भी शुरू में कि अगर एंगल को इक्वल एक्सीड करवाएं और इक्वल उसी अमाउंट से फॉल करवाएं तो उनके ऊपर रेंजेस इक्वल होती हैं, सो आंसर इज डेल्टा। न्यूमेरिकल में से ये कॉन्सेप्ट लिया गया। An object is thrown along a direction inclined at an angle 45 degree with the horizontal direction. The horizontal range of the projectile, याद रखिएगा भी बता के आए, वो रेंज होती है वो 4 टाइम्स हाइट के बराबर होती है, मैक्सिमम रेंज होती है, तो इसका आंसर है बच्चों डेल्टा। फिर एक प्रोजेक्टाइल है, उसको थ्रो किया गया स्पीड v के साथ एंगल थीटा के ऊपर, उसकी रेंज इतनी है। कहता है उसकी v और थीटा सेम है, मून के ऊपर कितनी होगी, रेंज का फार्मूला होता है vi स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि रेंज का जी के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो जी जो होता है वो मून के ऊपर 1/6 होता है, तो रेंज होगी वो पहले से 6 गुना बढ़ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 6r। एक स्टोन को जस्ट रिलीज किया गया मूविंग ट्रेन की विंडो से, तो बच्चों उसके बाद कहता है अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक द स्टोन विल हिट द ग्राउंड, तो बच्चों बताओ उसका पाथ क्या होगा, जारी बात है पैराबोलिक पाथ होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑल आर द एग्जांपल्स, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद कहता है अ जेट प्लेन फ्लाइज इन द एयर बिकॉज, उसकी वजह क्या है, कहता है जेट प्लेन फ्लाई करता है एयर में किस वजह से, द ग्रेविटी डज नॉट एक्ट ऑन द बॉडीज मूविंग विद द हाई स्पीड्स, नहीं ये तो गलत है। द थ्रस्ट ऑफ द जेट कंपनसेट्स फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कंपनसेट्स का मतलब है मुआवजा, अभी बताता हूं, ये देखें ये लिखा हुआ है इनिशियली व्हेन द प्लेन इज टेकिंग ऑफ द थ्रस्ट फोर्स इज मोर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये तो बात डालना फिर ही ऊपर को उड़ेगा अगर ऊपर उसको थ्रस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा लगेगी। अच्छा व्हेन इट इज इन एयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फिर जो है वो कंपनसेट कर जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है तकरीबन बाय द थ्रस्ट ऑफ द जेट से, बट व्हेन द प्लेन लैंड करने लगता है तो बच्चों थ्रस्ट फोर्स जो होती है वो क्या हो जाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से कम होती है और उसकी लैंडिंग हो जाती है। ये पूरे एरोप्लेन के मूविंग का प्रिंसिपल है। तो यहां से हमने जो देखना है कि जब वो एयर में तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो थ्रस्ट फोर्स से क्या हो जाती है, कंपनसेट होती है, सो इसका आंसर है ब्रावो। एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पर काइनेटिक एनर्जी E के साथ थ्रो किया गया, ये पहले भी आया बच्चों, आपको आंसर बताया था E/2 है, ये पहले ऊपर कर चुके हैं। इन द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये भी पहले आया था, आपको बता चुका हूं। द प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी vi एट सम एंगल थीटा, इस रेंज इज r, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज डबल, रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है v स्क्वायर के, तो अगर वेलोसिटी को डबल कर देंगे रेंज 4 गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद कहता है एन एरोप्लेन फ्लाइंग 490 मीटर अबव द ग्राउंड एट 100 किलोमीटर पर सेकेंड, हाउ फार फ्रॉम द ग्राउंड इट विल स्ट्राइक, वही बात बच्चों 490 मीटर की हाइट है, ये पहले भी आया अगर आपको याद हो, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो कहता है बताओ कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो x इज इक्वल टू वही vx इंटू टी, तो t निकालना है तो vx ये है तो √2h/g,
ठीक है, तो बच्चों आप पहले टी निकाल लें, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर। ये पहले भी हमने किया है। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। जब एयर रेजिस्टेंस मौजूद होगी तो बॉम्ब क्या करेगा? बच्चों याद रखिएगा, इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस बॉम्ब विल ड्रॉप एट प्लेस एग्जैक्टली बिलो द aeroplane, but when we take into account air resistance, bomb will face deceleration in its velocity, जिसकी वजह से it will fall on the earth exactly behind the aeroplane। तो आपके इस MCQ का आंसर बच्चों क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा falls to the earth behind the aeroplane बीटा। इससे रिलेटेड पहले भी एक MCQ है, तब भी बताया आपको मैंने। नेक्स्ट, as a rocket is accelerating vertically upward at this acceleration near earth surface, it releases a projectile। इमीडिएटली आफ्टर रिलीज द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितना होगा बच्चों? जब भी उसको रिलीज कर देंगे तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, 9.8 होगा, अल्फा आंसर है। उसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं जी एक प्रोजेक्टाइल है, उसको थ्रो किया गया स्पीड v के साथ, एंगल थीटा के ऊपर है, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है r। फॉर द सेम v एंड थीटा इट्स रेंज ऑन द सरफेस ऑफ द मून। बच्चों मून के ऊपर आपको पता है g की वैल्यू 6 गुना कम हो जाएगी, तो रेंज का g के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो रेंज 6 गुना बढ़ जाएगी, तो आंसर है 6r। The range of the particle when launched at an angle of 15 degree with the horizontal is 1.5 किलोमीटर। कहता है बताएं उसकी रेंज कितनी होगी अगर उसको 45 डिग्री के एंगल पर लॉन्च किया जाएगा? तो r1 ओवर r2 इज इक्वल टू आपको पता है साइन 2 थीटा 1 ओवर साइन 2 थीटा 2। तो बच्चों आप यहां से जब कैलकुलेट कर लेंगे तो जो आपकी रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 3 किलोमीटर। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ये वैसे भी मैंने इसको सोल्व कर दिया, ऐसे देखने में वैसे कर लें। उसके बाद क्या कहता है? द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच रेंज इक्वल टू हाइट, वो होता है 76 डिग्री या टेंजेंट इनवर्स 4, पहले भी बताया। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री, द रेंज विल बी मिनिमम इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बताएं जी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा? रेंज मिनिमम होगी जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 180 डिग्री होगा, सॉरी जब एंगल जो है वो कितना होगा, हाँ 90 डिग्री, क्योंकि रेंज के फार्मूले में आपको पता है 2 थीटा आता है, तो जब 290 पुट करेंगे तो साइन 290 जीरो हो जाएगा, तो रेंज जीरो हो जाएगी, तो मिनिमम इसी पे आएगी, कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद कहता है जी अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस विद द सेम स्पीड्स, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया? अच्छा एरिया होगा पाई आर स्क्वायर मैक्सिमम रेंज का, ठीक है। अब मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आपको पता है वी स्क्वायर ओवर जी होता है, बार स्क्वायर अपनी जगह पर, तो पाई वी की पावर 4 ओवर जी का स्क्वायर बन जाएगा। सो योर आंसर इज डेल्टा। वेरी सिंपल सा एमसीक्यू था। इसके बाद बच्चों कहते हैं अ बॉल इज रोल्ड ऑफ द एज ऑफ अ हॉरिजॉन्टल टेबल एट अ स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, इट हिट्स द ग्राउंड 0.4 सेकंड लेटर आफ्टर, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? देखें एक बॉल है, ठीक है, वो ऐसे रोल ऑफ करती आ रही है और वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहां से अपनी जगह छोड़ती है और वो ऐसे करती करती ऐसे जमीन के ऊपर बच्चों पहुंच गई है, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहते हैं 0.4 सेकंड के बाद पहुंची है, कितने टाइम के बाद पहुंची है? 0.4 सेकंड के बाद वो पहुंची है। कहते बताइए अभी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? बच्चों पहली बात, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आपको पता है वो होगा vi प्लस gt, यानी वर्टिकल कंपोनेंट की अगर बात करें तो यहां पर तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा ना, तो फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? vi y जमा gt, तो vi y तो 0 है, तो gt तो बच्चों जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये जमीन से आगे जिस वेलोसिटी से टकराएगा वो वेलोसिटी बच्चों कितनी होगी? द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड इज 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बच्चों कितना है? ये अभी जिस ये जो इसकी वेलोसिटी है ये ना वर्टिकल वो है 4 मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल आपको पता है कांस्टेंट रहती है वो 4 मीटर पर सेकंड होगी, तो जब रिजल्टेंट वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की वो आई 4/2 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आगे इसने जमीन से टकराना है। ओके एक डाटा ये निकला। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है तो एंगल होगा 45 डिग्री, एंगल ये निकल गया, ये एंगल बनेगा 45 डिग्री। अच्छा उसके बाद हाइट ऑफ द टेबल निकालनी 1/2 GT स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, जी यहां पे T आप लोगों ने निकाल ली है, हाइट इसकी जो है वो आ गई है 0.8 मीटर, ये हाइट भी आ गई है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है वो बराबर होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज बोलते हैं V इंटू टी। V हमने निकाल लिया, T हमारे पास है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 1.6 मीटर आया, यानी ये आया 1.6 मीटर। अब हम ऊपर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं इट हिट्स द ग्राउंड एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3.2 मीटर, नहीं ये तो 1.6 है, ये गलत होगी।
द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड 4 नहीं हो तो 4/√2 है, ये भी गलत होगी। द हाइट ऑफ द टेबल 0.8 मीटर, ये सही है। और एंगल कितना है, ये 90 डिग्री नहीं बल्कि 45 डिग्री था, तो आपका आंसर है चार्ली। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन का। बुलेट इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट व्हेन अनदर बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, दे विल हिट द ग्राउंड, आपको बताया था साइमल्टेनियसली, क्योंकि टाइम जो है वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, इसके अलावा वो वेलोसिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों आंसर है इसका चार्ली। तो लो जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के एमसीक्यू सही हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, तो आप मेरे इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मुझे वॉइस मैसेज करके आप लोग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके तो मेरे से जो है उसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, और अगर आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन का डिटेल्ड लेक्चर नहीं लिया होगा तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन का डिटेल्ड लेक्चर जो है वो चैनल के ऊपर से जाकर ले सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर दें या यूट्यूब के ऊपर लिखें फिजिक्स का गुरु, तो वहां पर ये चैनल ओपन हो जाएगा, तो आप वहां से भी अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।